और महाद्वीप और महासागर की बात करें उससे पहले अपन ये बात करेंगे कि पृथ्वी अपनी प्रारंभिक अवस्था में कैसी थी। पृथ्वी अपनी प्रारंभिक अवस्था में कैसी थी, आप इधर ध्यान देंगे सभी। जैसे ये पृथ्वी है हमारी, और प्रारंभिक समय में इस पृथ्वी के ऊपर इस तरह से ये जो सभी स्थलखंड थे, सभी क्या थे? स्थलखंड। सभी स्थलखंड एक जगह थे, यानी आज के जो सारे महाद्वीप थे, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी महाद्वीप थे, वो सभी महाद्वीप पहले एक जगह जुड़े हुए थे, एक जगह जुड़े हुए थे। और इन सभी महाद्वीपों के चारों ओर इस तरह से पानी भरा हुआ था। ठीक, अब आपको मैं ये कह सकता हूं कि ये तो कौन सा भाग था? स्थल। और ये वाला भाग कौन सा था? इतनी बात क्लियर है? इस स्थल वाले भाग का तो नाम था पेंजिया। इस स्थल भाग का नाम क्या था? पेंजिया था। और इस पेंजिया के चारों तरफ ये जो समुद्र था, जो पानी वाला जो हिस्सा था, इसका नाम क्या था? पैंथालस था। इसका नाम क्या था? पैंथालस। इसका नाम पैंथालस था। इतनी बात क्लियर है? जब सभी महाद्वीप एक जगह थे तो इस स्थलखंड यानी पेंजिया को महामहाद्वीप कहते थे। क्या कहते थे? महामहाद्वीप। और चारों तरफ ये जो महासागरीय भाग था, इसको महासागर क्या कहते थे? महासागर कहते थे। और इस महासागर का नाम क्या था? पैंथालस। आगे चल करके इस पेंजिया ये टूट गया, यानी स्थलखंड टूट गया। जैसे आपने भूगोल में पढ़ा होगा वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, वैगनर को पढ़ा है ना, और आप प्रीवियस में वैगनर को पढ़ेंगे। ये पेंजिया टूट गया, और टूटा कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। यानी इस तरह से पेंजिया टूट गया। पेंजिया में क्या हो गई? टूटन। 2 खंडों में टूट गया पेंजिया। ये जो उत्तर वाला भाग था, इसको तो नाम क्या दिया? अंगारा लैंड। इसका नाम क्या दिया? ये अंगारा लैंड है। और ये जो दक्षिण वाला भाग था, इसका नाम गोंडवाना लैंड। यानी पेंजिया जब टूटा, कितने भागों में टूटा? 2। उत्तर वाला भाग यानी ऊपरी भाग क्या नाम दिया? दक्षिण वाला भाग क्या नाम दिया? गोंडवाना लैंड। यानी धरती के जो महाद्वीप थे 2 खंडों में टूट गए, और इनके बीच में ये एक नया समुद्र बन गया। यानी जैसे ये टूटा तो चारों तरफ से पानी आकर के इसमें भर गया, तो एक नए समुद्र का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हुआ? और उस नए समुद्र का नाम क्या था? टेथिस सागर। क्या नाम था उसका? टेथिस सागर। तो ये आपका कौन सा सागर था? टेथिस सागर। इस टेथिस सागर का निर्माण हुआ। इतनी बात क्लियर है? आगे चल करके ये इस अंगारा लैंड में और ज्यादा टूटन हो गई, ये और टूट गया, इससे भी कुछ महाद्वीप बन गए। फिर गोंडवाना लैंड भी टूट गया, और इससे भी कुछ महाद्वीप बने। अब बात ये आती है कि अंगारा लैंड से तो कौन से महाद्वीप बने, और गोंडवाना लैंड से कौन से महाद्वीप बने? यानी उत्तरी गोलार्ध के जो महाद्वीप है वो किससे बने? अंगारा लैंड से। और दक्षिण के महाद्वीप किससे बने? गोंडवाना लैंड से। जैसे आप देखना, अंगारा लैंड से एक तो कौन बना? एशिया। एशिया के बाद में दूसरा कौन बना? यूरोप। यूरोप के बाद में तीसरा महाद्वीप कौन बना? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये 3 महाद्वीप तो किससे बन गए? अंगारा लैंड से। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये 3 महाद्वीप उससे बन गए। गोंडवाना भूमि से जो महाद्वीप बनेंगे, कौन सी से? गोंडवाना भूमि से जो महाद्वीप बनेंगे वो कौन सा बनेगा? एक तो अफ्रीका। ये उत्तरी अमेरिका है, तो इसके जस्ट नीचे दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका
इसके अलावा और दक्षिण में कौन से महाद्वीप बच गए? ऑस्ट्रेलिया। और कौन बना? ऑस्ट्रेलिया बना। और एक लास्ट महाद्वीप और बच गया, कौन सा? अंटार्कटिका। कौन सा? अंटार्कटिका, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप बना। इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे कि गोंडवाना भूमि से ये 4 महाद्वीप बने और अंगारा भूमि से 3 महाद्वीप, और इनके बीच में जैसे ये स्थलखंड टूट करके इधर उधर फैले तो इनके बीच बीच में और खाइयां बन गई और दरारें बन गई, जिस उनसे कितने महासागर बने? 4। कितने महासागर बने? 4 महासागर बने। वैसे उनको 5 भी गिना जाता है। जैसे सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत। प्रशांत के बाद में अटलांटिक, अटलांटिक के बाद में हिंद, हिंद के बाद में दक्षिणी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव के बाद में उत्तरी ध्रुव महासागर। टोटल कितने हो गए? 5। लेकिन इनमें से उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को ना मान करके सिर्फ किसको माना जाता है? उत्तरी ध्रुव। ठीक है। अब एक बार आप इतना सा उतारो, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। अब हम महाद्वीपों को किससे लिखेंगे? क्रम से, यानी बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे पहले जो 1 नंबर पर जो महाद्वीप आएगा वो कौन सा आएगा? एशिया। दूसरे नंबर पर अफ्रीका। दूसरे नंबर पर कौन सा महाद्वीप होगा? अफ्रीका। तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका। तीसरे नंबर पर जो महाद्वीप होगा वो कौन सा होगा? उत्तरी अमेरिका। 4 नंबर पर कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। 5 नंबर का कौन बताएगा? 5 नंबर पर कौन आएगा? 5 नंबर पर आएगा अंटार्कटिका, जिसको आप सबसे लास्ट में बोलते हो ना, वो 5वां बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका, जो बर्फ से ढका हुआ है। 6 नंबर पर यूरोप, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ये सीरियल से आपके क्या हो गए? 7 महाद्वीप, बड़े से छोटे क्रम। ठीक है। अब हम इधर महासागरों की बात कर लेते हैं, बड़े से छोटे की ओर। 1 नंबर पर जो सबसे बड़ा महासागर होगा कौन सा? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। नंबर 2 पर, 2 नंबर पर कौन सा आएगा? 2 नंबर पर आएगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, और इसी अटलांटिक का एक नाम और है, इसको अंध महासागर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अंध महासागर। तीसरे पर कौन आएगा? हिंद, जो भारत के दक्षिण में है। 3 नंबर पर आ गया आपका अंध महासागर। और 4 नंबर पर आप ध्यान कैसे रखेंगे, यानी नीचे वाला पहले आएगा। कौन सा आएगा पहले? नीचे वाला। नीचे वाले से मतलब दक्षिणी गोलार्ध, और उसको हम क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव महासागर। क्या कहते हैं उसको? दक्षिणी ध्रुव महासागर। इसका एक नाम और है, या दक्षिणी ध्रुव महासागर, या दक्षिण में महाद्वीप कौन सा है बर्फ वाला? अंटार्कटिका। तो इसको कहा जाता है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महासागर। आप लोग ध्यान रखना, यहां अंटार्कटिका है और यहां अंटार्कटिक महासागर है। ठीक है। और अंटार्कटिक का उल्टा आर्कटिक, और आर्कटिक का उल्टा एंटार्कटिक। यानी 5 नंबर को कौन सा महासागर होगा? उत्तरी ध्रुव महासागर। ये जो उत्तरी ध्रुव महासागर है, इसका भी दूसरा नाम है या आर्कटिक महासागर। इसको क्या कहेंगे? आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। तो ये आपकी जो बेसिक जानकारी थी किसकी? महाद्वीप और महासागर की। पहले तो हमने ये बात की कि ये कैसे बने,
पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक जगह जुड़े हुए थे, वो टूट गई। टूटने के बाद कितने खंड बने? 2। उत्तरी खंड को क्या कहा? अंगारा लैंड। दक्षिणी खंड को गोंडवाना लैंड। दोनों के बीच में क्या बना? तैतीस सागर। अब पुनः अंगारा लैंड टूटा तो उससे कितने महाद्वीप बने? 3। एशिया, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। गोंडवाना भूमि जब टूटी, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, और उन्हीं के बीच बीच में इन 5 महासागरों का क्या हुआ? निर्माण। एक बार इनको और छाप दो। अक्षांश व देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं। सबसे पहले तो अब आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि पृथ्वी की आकृति कैसी है? गोल। कैसी है? गोल है, जिसको हम सामान्य तौर पर गोल मान लेते हैं, लेकिन भौगोलिक तौर पर उसको हम गोल ना कहकर के कहेंगे लध्वक्ष। क्या कहेंगे? पृथ्वी की आकृति लध्वक्ष है या जियोड है। अंग्रेजी में क्या कहेंगे उसको? जियोड। जियोड का मतलब पता है क्या होता है? जब किसी विद्वान ने सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो उसने बता दिया जियोड। तो भाई जियोड का मतलब क्या होता है? पृथ्व्याकार। जियोड का मतलब क्या होता है? बोले पृथ्व्याकार क्या है? तो जैसी पृथ्वी की आकृति है, जैसी इसकी आकृति है पृथ्वी की। अब आपसे मैं ये कहूं कि भाई इस कमरे की आकृति कैसी है? और जैसा ये कमरा है, जैसा ये नहीं समझ पाए आप लॉजिक को। पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्व्याकार, यानी पृथ्वी का कोई आकार नहीं है, यानी कि पृथ्वी वैसी ही है जैसी पृथ्वी है। जैसी पृथ्वी है। तो एक प्रकार से बेतुका सा आंसर लगता है ना इसका, कि ये क्या बात हुई, जैसी पृथ्वी है वैसी है। अब आप देखना, सबसे पहले हम पृथ्वी का एक छोटा सा प्रारूप बनाएंगे यहाँ पर, और फिर उसमें हम बात करेंगे किसकी? अक्षांश और देशांश। माना कि ये पृथ्वी है, गोलाकार है। अब किसी भी गोले में हम किसी भी स्थान का पता नहीं लगा सकते कि कौन सा स्थान कहां है। अब आपसे ये पूछा जाए कि भाई बताओ इसका बीच का बिंदु कहां है, मध्य बिंदु कहां है, तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अब तो हम बता देंगे क्योंकि हमें एक सतह दिख रही है, एक सतह दिख रही है ना। लेकिन ये जो ग्लोब है आपके सामने, इसमें मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका बीच कहां है, तो कहीं भी नहीं है। जहां उंगली टेकेंगे वहीं क्या है? बीच। ठीक है, नाप लो, यही बीच है चारों तरफ से। जैसे अपन गांव में एक बात करते नहीं कि धरती का बीच है, यही है, मैंने बता दिया। और कोई विवाद करे तो भाई नाप ले, यही बीच आ रहा है, ऐसा बोलते थे ना पहले। तो इस गोले में कहीं बीच नहीं है इसका। इसका बीच निर्धारण करने के लिए कौन सा देश कहां है, इसका निर्धारण करने के लिए किनकी जरूरत पड़ी? अक्षांश और देशांतर। पहली बात तो यह है कि अक्षांश और देशांतरों की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति का निर्धारण करने के लिए, स्थानों का निर्धारण करने के लिए अक्षांश और देशांतर की क्या पड़ी? जरूरत। अब हमने मान लिया कि भाई ये पृथ्वी का केंद्र है। क्या मान लिया हमने? पृथ्वी का केंद्र है। और इस पृथ्वी को के केंद्र को मिलाते हुए मैंने एक लाइन खींची, ये एक लाइन खींची, ठीक है। और इस लाइन को मैं और थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ये हाईलाइट कर दिया इस लाइन को, ठीक है। और इस लाइन का नाम रख दिया 0 डिग्री अक्षांश। क्या नाम रख दिया? 0 डिग्री। अभी आप देखना एक विवादास्पद स्थिति आगे आएगी। ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, इसको अक्षांश रेखाओं में नहीं गिना जाता है। अक्षांश रेखाओं में इसको गिना नहीं जाता है। उसका लॉजिक अभी मैं आपको बताऊंगा।
तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि भाई अक्षांश कहते किसे हैं? अक्षांश क्या होता है? ध्यान है आपको? अक्षांश रेखाएं किसे कहेंगे? अभी कुछ बता रहे थे इधर से, नहीं ध्यान है? ग्लोब पर आड़ी रेखाएं होती हैं। ग्लोब पर आड़ी रेखाएं, लेकिन वो बात अब किताबी नहीं रही, वो छोटे बच्चों को समझाने की एक बात थी कि भाई ग्लोब पर आड़ी रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश। लेकिन आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एमए कर रहे हो ज्योग्राफी से या और आगे की एजुकेशन ले रहे हो, तो आपको ध्यान रखना होगा पृथ्वी के केंद्र से, कहां से? पृथ्वी के केंद्र से, या यूं कहें 0 डिग्री से। किससे? इस 0 डिग्री पर हमने चांदा रखा। चांदा जानते हैं आप? कौन बनाने का? माना कि हमने यहाँ चांदा रखा और इस तरह से हमने एक सीधा कोण बना दिया, इस तरह से ये कोई कोण बन गया, और मान लिया कि ये 40 डिग्री का कोण बन गया आइडिया से। कितने डिग्री का कोण है ये? यहां 40 डिग्री का कोण बना। इस 40 डिग्री वाली लाइन की सीध में हम इस तरह से मिलाते हुए जाएंगे, तो इस डॉट डॉट को जब पूरा मिला देंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? 40 डिग्री अक्षांश। 40 डिग्री अक्षांश कहेंगे। अब आपको समझना ये है कि भाई अक्षांश होता क्या है। बड़ी भाषा सुनो पहले मेरे से। भूमध्य रेखा से, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण में, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में किसी भी स्थान का कोणीय मान, किसी भी स्थान का कोणीय मान उस स्थान का अक्षांश कहलाता है। दोबारा सुनो, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में किसी भी स्थान का कोणीय मान उस स्थान का क्या कहलाता है? अक्षांश। और उस कोणीय मान को आपस में जब हम मिलाते हुए चले जाएंगे तो वो उस स्थान की क्या हो जाएगी? अक्षांश रेखा। क्या हो जाएगी? अक्षांश रेखा। जैसे भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में समान कोण वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। समान कोण कैसे? जैसे यहाँ 40 डिग्री का कोण बना और समान कोण वाले स्थानों को मैंने आपस में मिला दिया, तो एक क्या बन गई? ये अक्षांश रेखा। जैसे यहां 1 डिग्री का कोण बना तो 1 डिग्री अक्षांश, 40 डिग्री का कोण बना 40 डिग्री अक्षांश, 60 डिग्री का कोण बना तो 60 डिग्री अक्षांश, और बिल्कुल स्ट्रेट कितने डिग्री का कोण बन गया? तो इसको हम क्या कहेंगे? 90 डिग्री अक्षांश। क्लियर हुई ये बात? आगे देखिए आप। अब सबसे पहले जो बात आती है वो ये है, ध्यान रखना आप, इस 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में ये जो आधा आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और इस 0 डिग्री के दक्षिण में जो आधा गोला है, इसको क्या कहेंगे? इसको दक्षिणी गोलार्ध। ये शॉर्टकट में समझ तो रहे ना? ठीक है। अब अक्षांश क्या है आप समझ ही गए हैं, समझ गए हैं ना? अब आप जब इस 0 से गिनती गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 फिर 20 40 50 60 70 और लास्ट में 90, यानी 0 डिग्री के उत्तर में कितने अक्षांश हैं? 90। भाई इस 0 डिग्री रेखा के उत्तर में कितने अक्षांश? 90। और दक्षिण में भी कितने? 90। तो जैसे आप देखना, ये सभी क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं इस तरह से। और ये जो लास्ट की जो अक्षांश है एक पॉइंट के रूप में, वो कौन सा है? 90 डिग्री। एक और काम की चीज आपको याद रखनी है, और वो ये है, इस 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में जितनी भी लाइनें होंगी 1 से लेकर 90 तक, सबके क्या लगाएंगे आप? उत्तरी अक्षांश। क्या लगाएंगे? 0 से दक्षिण वाली सभी लाइनों के क्या लगाएंगे? दक्षिणी अक्षांश। जैसे देखना अभी आप, और ये लास्ट का कौन सा हो गया? 90 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश, और ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसका जवाब देंगे आप मुझे बताइए 20 डिग्री अक्षांश कहाँ है? 20 डिग्री अक्षांश कहाँ है? कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। कंफर्म है ये बात? उत्तरी गोलार्ध में। जीरो से जब गिनती गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4 इस तरह से कहां तक जाएंगे? 90 तक। यहां से 1 2 3 4 गिनती गिनना शुरू करेंगे कहां तक जाएंगे? आपका जवाब ये होना चाहिए था कि सर आप उत्तरी अक्षांश की बात कर रहे हैं या दक्षिणी अक्षांश की बात कर रहे हैं। आई ना बात समझ में? मैं ये पूछूं भाई 20 डिग्री अक्षांश कहां है? तो दोनों तरफ है, और हमारा कंफर्म ही नहीं हो रहा है कि मैं कौन सा पूछ रहा हूं। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए था कि कौन सा, उत्तरी या दक्षिणी। ध्यान देना इधर, 0 डिग्री के उत्तर में कितने अक्षांश? 0 डिग्री के दक्षिण में कितने अक्षांश? 90। और 90 और 90 180। तो अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180 है। अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180। ये 180 जो संख्या होती है ये किसके ऊपर होती है? ग्लोब पर। किस पर? ग्लोब पर। और इसी ग्लोब को, माना कि ये जो ग्लोब है और इसको बीच में से काट करके इसको समतल कागज पर फैलाया जाए या बोर्ड पर फैलाया जाए तो विश्व का मानचित्र जो पीछे टकराए दिख रहा है आपको, वो शेप बनेगी इसको जब काटा जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की आकृति तो ये है। जब इसको काटेंगे और समतल सतह पर फैलाएंगे तब अक्षांशों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 181। 181 क्यों होगी? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश एक पॉइंट है, 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश एक पॉइंट है, और किसी भी कागज पर या मानचित्र पर जब अक्षांश को दर्शाया जाता है तो वो एक लाइन बन जाती है, एक रेखा बन जाती है, इसलिए उसकी संख्या कितनी होगी? 181। और जो बीच में 0 डिग्री है इसको भी कागज पर फैलाया जाता है तो एक इसको काउंट किया जाता है, तब संख्या कितनी होगी? 181। भाई 90 दक्षिण में, 90 उत्तर में, और एक मध्य रेखा, कितनी होगी संख्या? 181। किस पर? मानचित्र पर। मानचित्र पर 181 और ग्लोब पर 180। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, इस पृथ्वी के केंद्र से अगर कोई कोण बनेगा तो ही अक्षांश गिनेंगे, कोण नहीं बनेगा तो अक्षांश नहीं गिनेंगे। तो 0 डिग्री का कोई कोण थोड़ी होता है, कोई कोण नहीं है, तो अक्षांश नहीं गिनेंगे इसको। मानचित्र पर इसको फैलाएंगे तो अक्षांश गिनेंगे। क्लियर? अब बेसिक बात और आती है, अक्षांशों में कुछ मेन अक्षांश है, उनकी हम बात करेंगे अभी। जैसे ये अक्षांश है, अब 90 अक्षांश को इस पर बनाना संभव नहीं है, दोनों तरफ 90 90 180 हो जाएंगे, तो हम काल्पनिक 5-7 लाइन खींचते हैं। जैसे ये जो लाइन है इसको मैंने नंबर दिया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं हम? कर्क रेखा, या इसको क्या बोला जाता है? कर्क रेखा। क्लियर है? अब आपसे ये पूछा जाएगा भाई कर्क रेखा का कौन सा अक्षांश है? 23.5 उत्तरी। आंसर ये आना चाहिए कि 23.5 उत्तरी को हम कर्क रेखा कहते हैं। इसी तरह से ये 23.5 डिग्री कौन सी है? दक्षिणी अक्षांश। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मकर रेखा। क्लियर है? अब आपको ये साढ़े का मतलब कुछ समझ में आ रहा है? क्या है? 23.5 डिग्री वो तो है, लेकिन ध्यान दो इधर एक और चीज आएगी अभी आगे। ये कुछ काल्पनिक रेखाएं खींचता हूं मैं, आप इनको अक्षांश समझे 1 मिनट के लिए। और ये 0 डिग्री है, माना कि ये है, इसका 1 नंबर, इसका 2 नंबर, इसका 3 नंबर। उसी तरह से इसका 1, इसका 2 और इसका 3। इसका मतलब 3 अक्षांश दक्षिण के हैं और 3 उत्तर के हैं। जब हम 0 से 1 पर जाएंगे तो इस 0 और 1 के बीच में इस तरह से छोटी छोटी कितनी लाइनें होंगी?
59। जैसे ही 60 वाली लाइन आएगी उसको हम नंबर दे देंगे 1। आई बात समझ में? इसलिए 23.5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये मिनट का चिन्ह है भाई। 60 का आधा 30 तो 23.5 लिख सकते हैं। ये चीज भी कंफर्म हो गई अब आपको कि ये साढ़े का सिस्टम क्या है। इसके बाद में एक जो नया एग्जाम्स है 5 चालता क्या हुआ? गणित में 5 चालता 1.5 9.5। हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ गणित की बात कर रहे हैं। यह देखें, ये जो अक्षांश है इसको हमने नंबर दिया है 66.5 डिग्री। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। और इसको कहते हैं आर्कटिक वर्त। क्या बोलते हैं इसको? ये आर्कटिक वर्त है। हमने उसी को क्यों चुना उसकी भी अभी बात करेंगे। ये जो लाइन है लास्ट की, इसको हमने कितना नंबर दिया? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वर्त। क्या बोलते हैं? अक्षांशों में आपको ये 5 अक्षांश याद रखने हैं। 66.5 उत्तरी को आर्कटिक, दक्षिण को अंटार्कटिक, 23.5 दक्षिण को मकर रेखा और उत्तरी को। क्लियर होगी इतनी सी बात। दूसरी चीज, अक्षांशों के बीच की जो ये आप देख रहे हैं गैप, ये इसको क्या कहते हैं? जिसको मैं साधारण भाषा में बताऊं तो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र। अक्षांशों के बीच का क्षेत्र, चाहे वो ये क्षेत्र हो, चाहे ये हो, चाहे कहीं का भी हो, क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? अक्षांशों के बीच का क्षेत्र। अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं? कटिबंध, या उसको बोलते हैं जोन। समझ गए? और पृथ्वी के ऊपर 3 ताप कटिबंध हैं। कितने? 3, जिनकी संख्या कितनी है? कितनी है? 6। पृथ्वी पर ताप कटिबंध कितने? 3। जैसा मैं बोलता हूं वैसा बोलना। पृथ्वी पर ताप कटिबंध कितने? 3। संख्या कितनी है? 6। पृथ्वी पर 3 ताप कटिबंध है और संख्या 6 है। ऐसा हो सकता है? ऐसा होता है। देखना, ठीक है ना? ये 0 डिग्री है। 0 से लेकर के 23.5 तक कौन सा कटिबंध? उष्ण कटिबंध। 23.5 से लेकर के 66.5 तक कौन सा कटिबंध? शीतोष्ण कटिबंध। और 66.5 से लेकर के 90 तक कौन सा कटिबंध? शीत कटिबंध। तो पृथ्वी पर ताप कटिबंध कितने हुए? 3। सेम पोजीशन नीचे भी तो बनेगी। संख्या कितनी होगी? 6 होगी ना। क्वेश्चन ये आए कि पृथ्वी पर कितने ताप कटिबंध हैं? तो 3। आपको 3 ही याद रखने हैं। अगर वो ये पूछे कि दोनों गोलार्धों में मिलाकर कितने हैं? 6। क्लियर है बात? एक चीज और देखो, बीच का क्षेत्र समझ में आया। अब अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? यहां से यहां तक की दूरी, चाहे यहां से यहां तक की दूरी कितनी होती है? ये दूरी होती है 111 किलोमीटर। कितनी होती है? लेकिन ये औसत दूरी है। क्या है ये? औसत दूरी। विषुवत रेखा पर ये दूरी कम होती है और ध्रुवों पर ज्यादा होती है। इसलिए एक लाइन ये ध्यान रखेंगे, हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ती है। क्लियर? विषुवत रेखा पर तो ये दूरी होती है 110.6 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर कितनी? 110.6। और जबकि ध्रुवों पर होती है 111.7। आप देख रहे हैं कि कितनी बढ़ रही है। एवरेज कितनी है? 111। विषुवत रेखा पर कितनी है? 106। और ध्रुवों पर। क्लियर?
अब इसमें एक लास्ट चीज मैं आपको और बताता हूं, उसके बाद हम देशांतर की बात करेंगे। ठीक, सूर्य वर्ष भर कर्क और मकर रेखा के बीच में रहता है। सूर्य वर्ष भर कहां रहता है? कर्क और मकर रेखा के बीच में रहता है। तो ये मैं कटिबंध हटा दूं, इनको मैं लिखवा दूं आपको अलग से, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। अब आप थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे कि ये सूर्य देव हैं और ये सीधी अपनी किरणें किस लाइन पर डाल रहे हैं? भूमध्य रेखा पर। सूर्य कौन सी लाइन पर सीधा चमक रहा है? भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर या 0 डिग्री अक्षांश पर। ये तिथि कब होती है? कौन सी तिथि को सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है? 21 जून। 21 जून। गलत उत्तर। ये होता है 21 मार्च। ध्यान देना, अभी आप इस उत्तर निकलवाऊंगा इसका। 21 मार्च को सूर्य मकर रेखा, सॉरी विषुवत रेखा पर है। तो मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून, अब सूर्य उत्तर में जा रहा है और सूर्य पहुंच गया जून के महीने में यहां पर। और अब सूर्य कौन सी लाइन पर सीधा चमक रहा है? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर सूर्य कौन सी तारीख को? 21 जून को सीधा चमकता है। अब जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब सूर्य 21 जून के बाद में फिर नीचे आना शुरू कर देता है, क्योंकि कर्क रेखा से ऊपर जाता नहीं है सूर्य। जुलाई, अगस्त और सितंबर, एक तारीख आ जाएगी 23 सितंबर। 23 सितंबर को सूर्य वापस कहां गया? भूमध्य रेखा पर आ गया। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष में कितनी बार? 2 बार। कौन कौन सी तिथियों को? 21 मार्च और 23 सितंबर। सितंबर तक आ गए हम। सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर के महीने में सूर्य है, वो कौन सी लाइन पर सीधा चमकेगा? मकर रेखा पर। और तिथि होगी 22 दिसंबर। कौन सी तिथि होगी? 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होगा, यानी दक्षिणी गोलार्ध में होगा। ठीक, आप ध्यान दें इधर। 22 दिसंबर के बाद में जनवरी, फरवरी और मार्च। 21 मार्च को वापस आ गया। मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून। जून को कहां चला गया? 21 जून। कर्क रेखा पर। जून के बाद में जुलाई, अगस्त और सितंबर। सितंबर को वापस कहां गया? भूमध्य रेखा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मकर रेखा। तो सूर्य इन्हीं लाइनों पर वर्ष भर चलता रहता है। और अब आपको एक जो यहां से 4 जो क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग, और वो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको अलग से समझो आप। जब सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, सीधा चमक रहा है, तो ये स्थिति क्या कहलाती है? ये स्थिति कहलाती है विषुव। क्या कहलाती है? विषुव कहलाती है, जिसको अंग्रेजी में हम कहेंगे इक्वोव। क्या कहेंगे? ये भारत में ये व्यवस्था है कि अंग्रेजी को हम हिंदी में लिखते हैं। ये व्यवस्था कहाँ है? सिर्फ भारत में। अंग्रेजी को किस में लिखा? हिंदी में, जिससे हमारा काम भी चल गया और दूसरी लैंग्वेज भी आ गई, टेक्निकल टर्म जिसको बोलते हैं साथ। हाँ, यस, इक्वोव होता है। अब इक्वोव साल में कितनी बार बनता है? 2 बार। एक बार तो 21 मार्च को, एक बार 23 सितंबर। अब मार्च के महीना, अब आने वाला है महीना मार्च का, तो मार्च में यहाँ पर बसंत ऋतु चल रही होती है। बसंत ऋतु आने वाली है ना, तो 21 मार्च वाला तो क्या कहलाएगा? बसंत विषु। बसंत विषु कब बनेगा? 21 मार्च को। फिर सितंबर के महीने में थोड़ी थोड़ी सर्दी शुरू हो जाती है, बारिश जा चुकी होती है, तो सर्दी शुरू हो गई। तो 23 सितंबर को जो विषु बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? शरद विषु। 23 सितंबर को कौन सा विषु बना? तो 2 क्वेश्चन अपने तैयार हो गए एक्स्ट्रा। शरद विषु कब बनता है, बसंत विषु कब बनता है? पहली बात तो ये कि विषु क्या होता है? सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है,
वो स्थिति विषुव कहलाती है। क्लियर? अब सूर्य कर्क रेखा पर भी सीधा चमक रहा है, ये भी कुछ ना कुछ कहलाता है, ये भी कुछ ना कुछ कहलाता है। और ये कंडीशन क्या कहलाती है, ध्यान देना इधर, मैं यही लिख देता हूं। रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। तो इसको पहली बात तो कहा जाता है, शुरू से बात करते हैं, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो वो कंडीशन कहलाती है संक्रांति। क्या कहलाती है? संक्रांति कहलाती है। और रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। तो 21 जून को क्या बनेगी? कर्क संक्रांति। 21 जून को क्या बन गई? महीना कौन सा है? जून का। तो कर्क संक्रांति ना देकर के क्या दे देता है? जून संक्रांति। कर्क संक्रांति या जून संक्रांति कब बनी? फिर सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर आ गया। तो सूर्य मकर रेखा पर जब चमकेगा तो स्थिति तो क्या बनेगी? संक्रांति। संक्रांति तो बननी बननी है। रेखा कौन सी है? मकर रेखा। तो 22 दिसंबर को कौन सी संक्रांति बनेगी? मकर संक्रांति। कहीं आप ये 14 जनवरी वाले 15 वाले मत समझो, ये अलग है और ये अलग है। कोई आप सोचो कि ये तो 15 जनवरी को 14 जनवरी के बाद, वो नहीं है ये, ठीक है ना? इसको हमने मकर संक्रांति कहा। महीना कौन सा है? इसको और क्या कह सकते हैं? दिसंबर संक्रांति। और क्या कह सकते हैं? मकर संक्रांति या दिसंबर संक्रांति। दिसंबर संक्रांति। एक टर्म और आती है, वो भी आप ध्यान रखना। इसको एक नाम और बोल सकते हैं, मकर अयनांत। क्या बोल सकते हैं? ये शब्द भी नया है, इसका मतलब भी यही है अयनांत का कि सूर्य या तो मकर पर है या कर्क पर। इधर आएगा तो इसको हम क्या कह सकते हैं? कर्क अयनांत कह सकते हैं ना? तो 3 शब्द हो गए इसके लिए। कौन कौन से? एक तो संक्रांति, एक जून संक्रांति और एक अयनांत, कर्क अयनांत। क्लियर? एक बार इसको आप छापो, बाद में और बात करते हैं। समान कोण वाले स्थानों को मिलाकर पश्चिम से पूर्व की ओर, मिलाकर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, रेखाएं लिखो इसको। काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखो। अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या ग्लोब पर 180 होती है। अक्षांश रेखाओं की संख्या ग्लोब पर कितनी होती है? 180। तथा मानचित्र पर 181 होती है। मानचित्र पर कितनी? 181। एक चीज और बताओ मुझे फटाफट से, अक्षांश वृत्त कितने होते हैं? अक्षांश वृत्त 2। सुनो इधर, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये पृथ्वी के चारों ओर, जैसे ये आपको लाल लाइन दिख रही है, ये भूमध्य रेखा है। और ये जो भूमध्य रेखा है देखो चारों तरफ है ना? और चारों तरफ है तो एक क्या बन गया? ये वृत्त, एक गोला बन गया ना। यानी यहाँ पर तो अपने पास बोर्ड है, और बोर्ड है तो हम तो सिर्फ एक साइड ही खींच सकते हैं, जबकि इसको ग्लोब पर चारों तरफ खींचा जाएगा तो एक क्या बन गया? वृत्त। 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी।
ये एक बिंदु के रूप में है, इसलिए ये वृत्त नहीं बनाते हैं। बाकी तो सभी अक्षांश देखेंगे कैसे खींची हुई है चारों तरफ। तो टोटल वृत्त कितने हो गए बताओ एक बार। अरे इतने वृत्त हो गए ना, 189 वृत्त तो एक नहीं हुए। नहीं पता है कैसे। ये 0 डिग्री अक्षांश, इसको जब हम चारों तरफ खींचेंगे तो एक वृत्त, जैसे इसके हमने चारों तरफ ऐसे खींचा, एक वृत्त बन गया। ठीक है, इसी तरह से सभी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के चारों ओर तो खींची हुई है इससे। तो सभी अक्षांश रेखाएं क्या बना रही हैं? वृत्त बना रही है। कौन सी अक्षांश वृत्त नहीं बना रही है? 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी, क्योंकि ये तो एक बिंदु है और कोई भी बिंदु वृत्त नहीं बनाता है। तो 180 और एक भूमध्य रेखा जोड़ दें तो कितनी? 181। अब 181 में से दो लाइन वृत्त नहीं बना रही, तो -2 करेंगे तो वृत्त कितने बने? 189। एक लाइन ये लिखो। सभी अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती हैं। 40 मिनट बीलवाड़ा से सभी अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती हैं, लेकिन इसमें लेकिन और जोड़ो, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त नहीं बनाते हैं, वृत्त नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये एक बिंदु के रूप में होते हैं, क्योंकि ये एक बिंदु के रूप में होते हैं। क्लियर? अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। बाकी जो चीजें अपन ने नहीं लिखी है लाइन में वो आपके चित्र में आ गई, और चित्र को देख करके आप समझ जाएंगे। ठीक, कटिबंध आ गए थे क्या आपके चित्र में? नहीं, वो आपने मिटा दिए थे मैंने, तो उनको अलग से लिख लो, या फिर आपके पास जगह है, आपने तो दूसरी साइड में अलग चीज बनाई होगी तो लिखो 0 से लेकर के 23.5 डिग्री, 0 से लेकर 23.5 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में क्या होता है? उष्णकटिबंध होता है। जीरो से लेकर 23.5 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में क्या होता है? अब आप देखो मैंने यहां पर ना तो उत्तरी लिखा ना दक्षिणी लिखा। इससे आप क्या समझेंगे? 0 से 23.5 डिग्री अक्षांशों के बीच, और मैं ये ना लिखता तो भी आप क्या समझते कि दोनों तरफ की बात हो रही है, दोनों तरफ की बात हो रही है। जैसे अगला मैं लिखूंगा 23.5 डिग्री से, ये बीच में जो है से का काम कर रहा है, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच, अक्षांशों के बीच कौन सा कटिबंध? शीतोष्ण कटिबंध होता है। और 66.5 से 90 डिग्री, 66.5 से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच
शीत कटिबंध होता है। क्या होता है? शीत कटिबंध। इससे आप क्या समझे? ये दोनों गोलार्धों की बात हो गई, क्योंकि मैंने उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच, इसका मतलब दोनों तरफ के आ गए। बाबू अब 5 मिनट में हम देशांतर की बात को कर लेते हैं और इसके बाद आपका टॉपिक हो जाएगा फिनिश। देखिए देशांतर रेखाएं, पानी पीना है? देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, पहली बात, यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। क्लियर? और ये जो देशांतर है इसको मैं अक्षांश की तरह थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। ये मैंने हाईलाइट कर दिया इसको, ठीक है। इसको हम क्या कह रहे थे? 0 डिग्री अक्षांश। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे? 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। इसका दूसरा नाम है ग्रीनविच रेखा। दूसरा नाम क्या है इसका? ग्रीनविच रेखा। क्लियर? या देशांतरों को यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, तो इसको प्रधान यामोत्तर भी बोल देते हैं। जैसे प्रधान यामोत्तर, तो इसके 3 नाम हो गए। सेम बात, अब देशांतर है क्या? जैसे हम बात शुरू में कर रहे थे ना, अक्षांश है क्या, कि देशांतर क्या है? 0 डिग्री देशांतर के पूर्व और पश्चिम में, 0 डिग्री देशांतर के पूर्व और पश्चिम में किसी भी स्थान का कोणीय मान उस स्थान का देशांतर कहलाता है। वो सेम कोणीय मान आ गए। जैसे यहाँ हमने चांदा रखा, कोण बनाया, फिर उस कोण के सारे लाइन खींच दी, तो देशांतर हो जाएगी। और सभी देशांतर एक बिंदु से शुरू होंगे इस तरह से, और दक्षिण में जाकर के एक बिंदु पर क्या होंगे? समाप्त। शुरू करो ना, शुरू नहीं